औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कलाकार न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट हसन फारूक उस्मानी। आज हमारे साथ है कमर ज़मान ताहिरा साहब। सर, मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये भी आप मोस्ट ऑफ द वो लीडर हैं जो किसी पार्टी के मोहताज नहीं। आप जिस इलाके में मैं गया हूँ पूरा पाकिस्तान मैंने विज़िट किया है सर, लेकिन आप जैसी शख्सियत जो है ना वो हर दिल अजीज़ जिसको कहते हो वो शख्सियत। सर, ये पीडीएम के हवाले से अभी वो बात करेंगे हम कि पीडीएम सिलसिला चला, आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब को अपना रहनुमा बनाया, सदर बनाया, हालांकि उनकी सीटें बहुत मुख्तसर सी सीटें उनके पास, लेकिन अब जाके हालात जो है ना वो मोड़ दिए गए हैं और लोगों में तासुर ये पाया जा रहा है कि ये हालात आप लोगों ने मोड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और क्या कहना चाहेंगे आप? पहली गुजारिश तो ये बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई इज़्ज़त पैदा कर दी। मैं दोस्तों का भी मशकूर हूँ, अपने बहनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी कोताहियाँ भी बर्दाश्त करते हैं और ये अल्लाह का करम है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब के वोट थोड़े हों या ज़्यादा हों, एक एक्सपीरियंस्ड बनते हैं, पाकिस्तानी सियासत के अंदर तजर्बाकार तरीन लोगों में शामिल हैं और ये बाकी सारी जमातों का मुश्तरका फ़ैसला था कि मौलाना को उसका सरबराह बनाया जाए। और इस तरह के इत्तेहाद जो होते हैं अगर ये लंबे अरसा चलते हैं तो फिर ये ओहदे बदलते रहते हैं, बाकी जमातों को भी मिलते रहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा तजर्बा भी है, वो सीनियर सियासतदान भी हैं, उन पर एतमाद भी है सबको, लिहाजा उनको बनाया गया सदर। उसका रुख मोड़ने की हद तक बात यह है कि आप याद कीजिए, हमने 20 सितंबर 2020 को एक मीटिंग की थी इस्लामाबाद में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये पीडीएम बनी थी और इसका एक बुनियादी चार्टर लिखा गया था, इसका डॉक्यूमेंट लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि किस हुकूमत ने आके पाकिस्तान में जब से ये 2.5 साल से मुसल्लत हुई है उन्होंने क्या अजाब पैदा किया है, लोगों की ज़िंदगी में कितनी आग भरी है, कितनी महंगाई हुई है, कितनी बेरोज़गारी हुई है, कितना इकोनॉमी बर्बाद हुई है, पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी महाज पे कितना कमज़ोर हुआ है, फेडरेशन के ऊपर क्या हमले, उसकी तफसील लिखी गई। और फिर ये कि 2.5 साल तक हम कोशिश करते रहे, अब हम फैसला कर रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए और जाने के लिए लाए अमल क्या होगा वो भी लिखा गया। तो हम अभी तक जो कुछ कर रहे हैं वो उस लाए अमल के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। नहीं सर, मसलन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि अभी पीडीएम बनी उस वक्त जो बयानिया था वो अभी चेंज हो रहा है कि मौलाना साहब कोई तब्दील नहीं हुआ। सर, मौलाना साहब का वो रावलपिंडी की तरफ, फिर उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद की तरफ, तो ये इस बारे में थोड़ा सा देखिए ना, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है, फर्ज करें हमने कहा कि जी अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए, बिल्कुल, उसके ऊपर कहा गया कि जी देखिए बयानिया बदल गया है, हालांकि ये हमारे बुनियादी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। अच्छा, उसमें लिखा है ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी हुई है, ये कभी मीडिया के ऊपर सारी पहले दिन मीडिया के पास मौजूद है, इसका डॉक्यूमेंट सारे पाकिस्तान में मौजूद है। ये ओपन हमने उस दिन पहले दिन पढ़ के सुनाए थे और इसमें था कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, हम असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, अदालतों में और नैब में इनके खिलाफ केसेस करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। ये है उसका आपका था। लेकिन मौलाना साहब और नून लीग का तो ये था कि हम दे देंगे बस। नहीं, देखिए ना, बात यह है कि वो बात अगर कोई मैं यहाँ बैठे बात कर दूं तो वो पीडीएम का मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, अगर मरियम बीबी कोई बात कर दे तो वो पीडीएम का मौक़िफ़ नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाती हैसियत में बात कर दे तो वो जेयूआई के सरबराह भी हैं, वो हासिल कर सकते हैं। और हम मुख्तलिफ जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान एक मजहबी जमात के सरबराह हैं, मजहबी सियासी जमात के, हम एक सेकुलर सियासी जमात के कारकुन हैं। सो हमारा उनका नजरियाती तौर पे बहुत सारा इख्तलाफ है, लेकिन एक चार्टर लिखा गया कि ये है वो पॉइंट जिन पे हम मुत्तफिक हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर वो पीडीएम है। उससे हटके हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है। हमने कहा कि हम अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करेंगे, अपनी टेक्निकल राय लेंगे और उसके बाद हम आपके पास आएंगे। हमने अपनी सीसी की मीटिंग की, सीसी की मीटिंग के बाद हमने अपनी
टेक्निकल और पॉलिटिकल राय दी और हमने दोस्तों को कायल किया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। हमारी राय के बाद, हमारी टेक्निकल राय के बाद ये सारी जमातों ने एग्री किया। ये पीपल्स पार्टी ने कोई ब्लैकमेल नहीं किया, अकेले नहीं फैसला कर लिया कि हम जो है सेनेट का बायकॉट करेंगे। तो उससे पहले इस्तीफे देने का फैसला उन्होंने किया था, उनका मशवरा था। हमारी राय के बाद उन्होंने अपनी वो राय तब्दील कर ली। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी वो जायज राय तस्लीम की और सबने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सो उसको कहा जा रहा है कि राय बदल दी गई। फिर एक ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है पिछले 6-7 साल से पड़ा हुआ, जिसको हिलाया नहीं जा रहा। पीटीआई के अपने एक मेंबर ने उनके खिलाफ वो दायर किया, हमने दायर नहीं किया हुआ। वो अदालत में कभी उनको लेके जाते हैं, 6 दफा हाई कोर्ट में लेके गए हैं पीटीआई वाले, उनको स्टे भी नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन वो केस दबाए बैठा था, हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन कमीशन में जाके एहतजाज करेंगे, हुकूमत के खिलाफ नहीं। इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, एहतजाज करके एक यादाश्त उनको देंगे। ऐसे ही हुआ। हमने सिर्फ पिंडी डिवीजन के अपने कारकुनों को बुलाया, सारी जमातों ने, और यादाश्त वहां पे एहतजाज करके यादाश्त उनको दे दी। उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम इस केस को जल्दी निपटाते हैं। उसके ऊपर शोर हो गया कि जी देखें ये तो फेल हो गया, लोग नहीं आए, जलसा छोटा हुआ, फलान हो गया। भाई ना वो जलसा था, ना वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज था, ना वो धरना था, ना वो लॉन्ग मार्च था। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर लीडरशिप ने इकट्ठे होकर एक यादाश्त देनी थी। वो एक एहतजाजी मरासला था, उसके लिए थोड़े लोग आए। हमने पिंडी हालांकि उसमें भी हजारों लोग थे, लेकिन वो पिंडी डिवीजन के सिर्फ अहदेदारान थे मुख्तलिफ जमातों के। जिस दिन आप जलसा करते हैं उस दिन आप पूरे सूबे से या मेजॉरिटी एरिया से लोगों को बुलाते हैं, और जिस दिन हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की जो है लॉन्ग मार्च होगा, उस लॉन्ग मार्च में तो पूरे मुल्क के लोग आएंगे। 26 मार्च को जो ऐलान हुआ है उसमें पूरा मुल्क निकलेगा। उसमें किसान, उसमें तालिब इल्म, उसमें मजदूर, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उसमें कारोबारी लोग, उसमें ताजर, उसमें सारे सियासी कारकुन, पूरा मुल्क निकलेगा। और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा सर, ये तो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था बहुत पहले, जब आप और इमरान खान साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक बात की थी, वो मेरे जहन में अभी तक, कि उन्होंने कहा था कैरा साहब आप इस पार्टी को इतना डिफेंड कर रहे हैं, आपकी जगह यहाँ नहीं बनती, आप हमारे पास आ जाइए। और उन्होंने आपको बिल्कुल उसका दावत दी थी। तो ये चंद लोग ऐसे हैं सियासतदान के, उनके जब उनसे बात की जाती है तो वो चाहे जिस भी मौक़िफ़ में बात करें तो अल्फाज उनके सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के, और वो बोलते चले जाते हैं। लेकिन मेरा सर ये सवाल ये बनता है कि अभी आपकी सियासत नून लीग के खिलाफ, नून लीग की सियासत आप लोगों के खिलाफ, और दोनों मिलके एक किसी हद तक मौलाना फजल रहमान के भी अगेंस्ट थे। अब जब आप तीनों इकट्ठे हो गए हैं तो इसका कितना फ़ायदा होगा पीटीआई को, इमरान खान को? आप नहीं समझते हैं कि वो फ़ायदा ले रहे हैं फिर उससे? देखिए, जब भी आप हुकूमतों के या ताकतवर तबकों के खिलाफ खड़े होते हैं और उनको सियासी अमल से हटाने की बात करते हैं, तो फिर आपको सियासी कुव्वत इकट्ठी करनी पड़ती है। अकेले अकेले अगर सियासी जमातें लड़ेंगी तो फिर काम नहीं चलेगा। जिस एजेंडे पे ये जमातें इकट्ठी हुई है वो है वो कॉमन पॉइंट जो सब जिस पे एग्री करते हैं। मैंने पहले गुजारिश की ना, मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी मजहबी जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब एक सेंटर ऑफ द राइट जमात है, हम सेंटर ऑफ द लेफ्ट जमात है, इसी तरह कुछ कौम परस्ती इलाकाई जमातें हैं, लेकिन हम सब का एक मौक़िफ़ है जिस पे हम मुत्तफिक और इकट्ठे हैं सर। ये तो और वो है कि इस मुल्क के अंदर आइन के तहत हुकूमत होनी चाहिए। इस मुल्क के इदारों और एजेंसियों को सियासत के अंदर मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा के जिसको लोग वोट दें उसको इक़्तिदार देना चाहिए। ये असूल है जिसकी बुनियाद पे हम इकट्ठे हैं, और उसके लिए हम समझते हैं कि ये हुकूमत क्योंकि धांधली की पैदावार है, इसको जाना चाहिए। इसके अलावा एजेंडाज हमारे अपने अपने हैं, मैनिफेस्टोज हमारे अपने अपने हैं। हम पाकिस्तान के सारे ही फलाह चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है, तो इस पर कोई दुई नहीं है। इस मुल्क में जब क्या में पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त भी बहुत सारी जमातें थी जो इसके लिए इकट्ठी होकर निकली। फिर उसके बाद मार्शल आई आमरीत अयूब खान के खिलाफ सारी जमातें इकट्ठी हुई, मुख्तलिफुल ख्याल ज़ियाउल हक के खिलाफ इकट्ठी हुई MRD की सूरत में।
ARD کی صورت میں مشرف کے خلاف اکٹھی ہوئی. تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. آپ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو جاتے. کل بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے ایک بڑے سین کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بنیاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے تحت چلائیں. نہیں سر، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، حکومت کو جانا چاہیے. اگر کل آپ کی حکومت آ جاتی ہے، یہی عمران خان اتنے لوگوں کو لے کے اگر اب نکل آتے پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوراً الیکشن کرا دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. ایسا الیکشن کا پروسیس اختیار کرنا چاہیے جس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتبار ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ کھلے عام لوگوں کا اس پہ اعتبار ہو. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے نا یہ دھاندلی ہوئی، اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن تھے وہ سارے فیئر ہوئے؟ بالکل، ہم نے یہ کہا کہ پہلے الیکشن بھی دھاندلی ہوتی رہی. ہم ہی تو تھے جن کے خلاف ہوتی رہی، ہم ہی تو وہ جماعت تھے جن کو بار بار توڑا گیا. کبھی شہید بھٹو کے دور میں، کبھی بی بی شہید کے دور میں، کبھی پیٹریاٹ کی صورت میں 2002 میں، کبھی اس الیکشن میں، کبھی 2013 میں. کون سا الیکشن ہے جو ہم سے نہیں چھینا گیا یا ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، ہمارے لوگوں پہ کیسز بنائے گئے؟ جس میں آپ کی کامیابی ہوئی ہے الیکشن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس الیکشن کو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2008 کے الیکشن میں جس میں ہم نے حکومت بنائی تھی، اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ بی بی شہید کی شہادت سے پہلے جس طرح شیڈول تھا، شیڈول کے تحت الیکشن کرایا جائے. ایک بدنیتی کے تحت وہ اس الیکشن کو ڈیلے کر کے الیکشن ہم سے اس وقت بھی چھینا گیا. بی بی کی زندگی میں الیکشن ہم سے چھینے گئے. 2002 میں ہمارے ممبروں کو توڑ کے سنگل لارجسٹ پارٹی ہم تھے، کاف لیگ کی حکومت نہیں بن سکتی تھی. پیٹریاٹ ہماری جماعت سے بنائے گئے، 21 لوگ توڑے گئے، 20 ہمارے توڑ لیے گئے. لیکن یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ہماری جماعت تو مشق صدم رہی ہر دور میں، لیکن ہم پھر بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اکیلے کوئی جماعت اس ملک کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی. جماعتوں کو سر جوڑ کے اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ عزت اور پیار ہے، ہمیں اپنی ایجنسیز کی احترام اور عزت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہو، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو، ہماری عدلیہ دنیا کی بہترین عدلیہ ہو. لیکن وہ سیاست میں ان کا رول نہیں ہے، وہ رول اختیار نہ کرے. صرف ان کے ایک خاص رول کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور وہ بھی اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے بڑے تجربے کر لیے اس رول کے علاوہ. سوال یہ ہے کہ وہ کام صرف اس صورت میں جو دنیا ساری نے کر کے دیکھا، تجربے کر کے دیکھے، اور دنیا نے جو کامیاب تجربہ کیا وہ ہے کہ آئین بناؤ اور آئین کے تحت ملک چلاؤ، تبھی کامیابی اور بہتری کا رستہ پیدا ہو سکتا ہے. یہی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم مارشل لا لگا چکے، ہم حکومتیں گرا چکے، بنا چکے، وزیر اعظم باہر سے لا چکے، عدم اعتماد کرا چکے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے تجربے سارے ہو چکے. اب وہ تجربہ کر لیں جو دنیا کی کامیاب اقوام نے کیا ہے، تو شاید بہتری آ جائے. ابھی اس وقت رومر یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پی 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 ہے اور ایک پی 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 جس کو کہتے ہیں، جو آپ پیٹریاٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو فیصلے دونوں جانب سے ہو رہے ہیں، بلاول صاحب کی طرف سے الگ فیصلے آ رہے ہیں اور زرداری صاحب کی طرف. یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہمارے ناظرین دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی 3P ہے، یہ ہماری اوریجنل پارٹی ہے، اور جو ڈبل پی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے، پیٹریوٹی پارلیمنٹیرینز ہے. فرق اس پہ سمپل یہ ہے کہ ہمیں کیوں بنانی پڑی. ایک وقت تھا جب ہماری جماعت کے اوپر پابندی لگا دی گئی، ہمیں خدشہ تھا کہ یہ جماعت ہماری 3P کو بین کر دیا جائے گا، ہمیں الیکشن سے باہر نکال دیا جائے گا. ہم بھارت تو بڑے تجربے ہو چکے ہیں، ڈرے ہوئے ہم ڈرے ہوئے تھے جی، بات درست ہے، اور اس کا ہم نے علاج نکالا. ڈر کے ہم بھاگتے نہیں ہیں، میدان نہیں چھوڑتے. ہاں، ہم مسلح جدوجہد نہیں کرتے، ہم سیاسی جدوجہد کرتے. تو ہم نے اس کا علاج نکالا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک جماعت تو جو ہے وہ بنا دی گئی. اور جماعت کی بنیاد ایک ہی ہے، ہم مشترکہ فیصلے کرتے ہیں، ہماری دونوں جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہے، ہماری سی ایک ہے اور بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے. ہاں، پیپلز پارٹی کیونکہ ایک پرانی جماعت ہے، ہمارے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور یہ اس جماعت کا خاصہ ہے. اب اس کو اور بہتر بنانا ہے، لیکن اس جماعت کا خاصہ ہے کہ ہمارے اندر بڑی کھل کے بحث ہوتی ہے،
बड़ी खुल के डिबेट होती है और उस डिबेट के नतीजे में जो फैसले होते हैं वो दूर रस होते हैं, फिर हमें वापस नहीं लेने पड़ते। सर, ये पंजाब के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। पंजाब में आपकी पार्टी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ना अभी ग्रोथ कर रही है, लेकिन इसका बहक में जाने का सर ये क्या है उस मामला? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात, मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि बहुत सारी जगहों से हमें तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, बड़े मुसलसल पीपल्स पार्टी को मुश्किल सदम रखा गया, लेकिन पंजाब खास फोकस रहा। मुस्लिम लीग का भी लीडरशिप यहाँ से है, इमरान खान साहब भी यहाँ से है, हमारी फौज की क़यादत भी यहाँ से है, मीडिया भी यहाँ से है, मुलायत भी यहाँ से है, सबसे बड़ा सूबा भी है और सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस भी हम हैं और आज नहीं है, मुसलसल है। तो उसके नतीजे में एक मुश्किल वक्त आ गया। देखिए ना, आज सारी कुव्वतें जो कल लाइन से दूसरी तरफ भी कुछ लोग थे, आज वो लाइन के इस तरफ आ गए कि जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है। तो हम सबको वेलकम करते हैं, यही बेहतरी का रास्ता है। हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया, गुजर रहा है, ये औकात आ जाते हैं, अफराद पे मुश्किल वक्त आ जाता है, कौमों पे, बरादरियों पे, धड़ों पे, जमातों पे आ गया, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। लोगों को हकायक सामने आ गए, खान साहब की हकीकत लोगों के सामने खुलनी थी तो बात बननी थी और कोई रास्ता नहीं। अच्छा सर, अभी इशू जो है इस वक्त आवाम का जो सबसे बड़ा इशू वो उसका आ रहा है रोज़गार का, महंगाई का। अगर ये 2.5 सालों में अगर हुकूमत रही और ये अगर खान साहब ने इसको ख़त्म कर दिया तो फिर वहाँ पे आपकी सियासत कहाँ पे खड़ी होगी? पहली बात तो ये है, अल्लाह करे ये कर ले। अच्छा, अल्लाह करे ये पाकिस्तान को रोशन ख्याल पाकिस्तान बना दे, अल्लाह करे ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर दे, अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लोगों को रोजगार दे दे, अल्लाह करे ये पाकिस्तान में अपने किए हुए वादे पूरे कर दे। ये तो यू टर्न लेने वाले हैं, इन्होंने हर एक मामले में झूठ बोला हुआ है, ना इनमें वो इस्तेताअत है ना इस्तेदाद है। अब तो वजीर आजम 2.5 साल के बाद खुद मान रहा है कि मेरी टीम नालायक है, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था। इनमें ये काबिलियत नहीं है। आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो इनको 6 महीने देने को तैयार नहीं है। अगर मजीद आगे चलेंगे तो ये मुल्क को मुश्किलात में डालते चले जाएंगे। और अगर इन्होंने कुछ करना होता तो कुछ तो कौम के सामने आया होता ना, कुछ बात तो वाज़ेह हुई होती, कुछ तो लोगों को नजर आया होता, महंगाई कम हुई होती, तेल की कीमतें कम होती, बिजली की कीमतें कम होती, ये जो कहते थे हम टैक्स कम कर देंगे वो कम किए होते, रोजगार दे देंगे वो दिए होते, ये कहते थे हम किसानों के हालात ठीक कर देंगे, कुछ तो ठीक होता। ये कहते थे हम एहतसाब करेंगे, हम बाहर से लूटी हुई दौलत कुछ तो ले आते, किसी एक से पैसा तो निकलवा लेते, किसी एक के खिलाफ सबूत अदालत को दे देते, तो सारी चीजें अदालत पे डाल देते कि नहीं। अदालत को अगर अदालती निजाम को ठीक करना था तो वो किसने करना था? मैंने करना था। आपने सबने मिलके करना। एक तो वो इमरान खान ने करना था। गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है ना, अपोजिशन तो नहीं करती। बिल्कुल। तो जो कहता है कि निजाम ठीक नहीं है, उसने ठीक भी उसने करना है। मैं कहूँ तो और, हुक्मरान कहे तो और, मैं कहूंगा तो मैं तो ये कहूंगा ना ये निजाम ठीक नहीं है, मैं आऊंगा तो ठीक करूंगा। हुक्मरान ये कैसे कह सकता है? वो तो बैठा हुआ है, वो बताए तो सही ना उसने इस निजाम को ठीक करने के लिए, इस इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करने के लिए, इस अदालती निजाम को ठीक करने के लिए, नैब के कवानीन के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ गालियां दी। किया कुछ नहीं, सिर्फ डुगडुगियां बजाई। किया कुछ नहीं, सिर्फ एक नया ट्रक खड़ा करके उस ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया। जिस तरह पहले बहुत सारे ट्रक खड़े किए, एक एक ट्रक करके चलाते गए कौम की बत्ती की, ये ट्रक जो है मंजिल मकसूद पे पहुंचा देगा। अब एक वो नया आ गया है ट्रक के, देखिए ना करते ये क्या है। चीनी 50 रुपए से 70 रुपए किलो हो गई। एक कमेटी बनी, कमीशन बना कि ये तहकीक करो कि भाई ये क्या हुआ, ये 20 रुपए किलो बढ़ा के किसने डाका मारा है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला आपके तो गिरदोनवा में बैठे हुए लोग हैं सारे, क्योंकि इस मुल्क की तकरीबन 70% चीनी जो लोग पैदा करते हैं वो इमरान खान की अपनी जमात में है। जहांगीर तरीन खान कोई 20% चीनी पैदा करते हैं। खुसरो बख्तियार साहब की मिलें को 16% चीनी पैदा करती है। हमायूं अख्तर खान साहब की मिलें को 10% चीनी पैदा करती हैं। इस तरह चौधरी साहबान की मिलें हैं और बहुत सारे इनके अपने सारे इत्तेहादी हैं। तो वो पता चला कि वो तो अपने ही लोग थे। अच्छा, इन्होंने कहा क्या करें? इन्होंने कहा कमीशन बनाओ और ये देखो कि 1980 से लेके आज तक क्या क्या होता रहा। भाई हमने कहा कि भाई आप बिल्कुल करो,
اس کی بھی تحقیقات کرو، ملیں کیسے لگیں، کس نے کیا کیا، کس نے فراڈ کیا، بالکل، اور جس نے کیا اس کو مت چھوڑو۔ لیکن جس کام کے لیے کمیشن بنایا تھا کہ چینی 50 سے 70 روپے ہو گئی، اس کو تو کسی طرف لگاؤ۔ اب تو چینی 70 کے بجائے 100 کی ہو گئی، وہ ختم۔ اسی طرح دوائیوں میں ہوا، اسی طرح تیل میں ہوا، اسی طرح گیس میں ہوا۔ اب یہ فارن فنڈنگ کیس ہے ان کا، 6 سال سے پڑا ہوا ہے عدالتوں میں۔ اب ہم نکلے ہیں تو انہوں نے ایک درخواست دے دی پی ٹی آئی نے، کہ حالانکہ ان کے خلاف ہماری درخواست نہیں ہے، ان کے خلاف تو ان کے اپنے لوگوں کی درخواست ہے کہ جی ان کو بھی فارن فنڈنگ ملی ہے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ ہم نے کہا بسم اللہ، آپ عدالت میں آپ گئے ہو الیکشن کمیشن میں، وہاں ہم نے جواب دے دیا، الیکشن کمیشن ہم سے جو پوچھے گا ہم جواب دیں گے، آپ کے خلاف ثبوت ہے آپ کے پاس، تب ضرور دو، ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ لیکن جس کام کے لیے 6 سال پہلے جو کام شروع ہوا تھا، پہلے اس کا تو فیصلہ ہونے دو۔ اب یہ نیا کام ہے، یہ جو آج کل نیا سکینڈل ہے کہ جی وہ باہر سے کسی کمپنی نے پیسے لوکیٹ کیے تھے، تو اس کا پتہ کرنا ہے، کمیشن بن گیا ہے یا رکنی کمیشن بن گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیشہ ایک سے زیادہ رکنی بینچ بناتی ہے تاکہ ایک سے غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم نے اس کمیشن کو مسترد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آج پھر وہی کام شروع ہونے لگا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جی میری ایک کمپنی ہے، میرے ساتھ حکومت پاکستان نے نیب نے معاہدہ کیا تھا کہ میں پاکستانیوں کی باہر جو دولت ہے یا جائیدادیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ کروں، اور جب وہ پکڑی جائیں گی، وہ ریکور ہوں گی، تو پھر مجھے اس میں سے کمیشن ملے گی۔ پھر حکومت پاکستان نے وہ خود ہی 2003 میں ختم کر دی، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس وقت ہم بنانے والے وقت میں ہم تھے، نہ 2003 میں ہم تھے۔ خیر، وہ موسوی صاحب کو بہت سارے بیانات دیتے رہے، مساوی صاحب دیتے رہے۔ اس میں ایک بیان اس نے دیا کہ جی مجھ سے پیسے مانگے گئے اس حکومت کے لوگوں نے میرے پاس آ کے، جب انہوں نے پیسے دینے تھے اس کو، اور انہوں نے بہت جلدی میں پیسے دیے، بڑا اچانک، بغیر وہ آج ایف بی آر نے بھی ان کو نوٹس دیا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارا ٹیکس کاٹے بغیر اس کو پیسے دے دیے، آپ نے پارلیمان کی منظوری لیے بغیر اس کو کیسے پیسے دے دیے، لیکن دے دیے۔ تو اس پہ اعتراض اٹھا، اس پہ کمیشن بنا کے یہ چیک کرو بھائی یہ کیسے ہوا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیسے اس سے مانگے۔ جب پتہ چلا وہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے گرد بیٹھے لوگ ہیں، تو اب کہا اچھا جی ہم نے 1970 والا بھی کرنا ہے، 1980 والا بھی کرنا ہے، 1990 والا بھی کرنا ہے۔ وہ بھائی اب سارا احتساب کرو، سب کچھ دیکھو، کمیشن ایک نہیں 2-4 کمیشن بناؤ۔ لیکن جس کام کے لیے کمیشن بنا تھا کہ وہ جو رشوت کے پیسے مانگ رہے تھے، وہ بندہ بیان دے رہا ہے، وہ زندہ ہے، جن لوگوں کے بارے میں دے رہا ہے وہ زندہ ہیں، پہلے تو اس کا تو فیصلہ کر دو۔ یہ پھر ایک نیا ٹرک کھڑا کر کے اس کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ایک اور چکر چلا دیا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اب یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں ان کے حقائق کہ یہ کسی طرف کسی سمت ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے مخالفوں کو گالیاں دینے کے، پراپیگنڈا کرنے کے۔ روز ایک نئی طرح کی بد زبانی کا ایک مقابلہ ہے انہوں نے شروع کیا ہوا، کیا کریں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور جناب علی، یہ تھے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم جب اسلام آباد آئیں گے ان سے انٹرویو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔